हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। मेरा नाम है कुलदीप और जैसा कि आपको पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने एसएससी 2 बारी क्वालिफाई किया हुआ है। आज हम एक मैथ्स का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली में इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो आते हैं, डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो यूज है वो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में आता है, लेकिन अर्थमेटिक के 90 to 95% ऑफ द चैप्टर्स में इसका डायरेक्टली यूज आता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही थॉरली आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको सीख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे परसेंटेज आपने देखा होगा 10%, 20%, 30%। तो हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं वो उन परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे उसको चेंज करते हैं, उन फ्रैक्शन से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मेनली हमें वो सीखना है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप हम सीखेंगे कि परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन कैसे करते हैं हम उनको फ्रैक्शन में चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 10%। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर है 10%। 10%, एक बात याद रखना, किसी भी नंबर को अगर सपोज करें 5%, 10%, 20%, अगर परसेंटेज का साइन हम अगर चेंज करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में, देन परसेंटेज को हटाने के लिए हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, तो 10% को अगर आपने परसेंटेज को हटाया तो 1/100 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/10। ठीक है, 10% इज इक्वल टू 1/10। परसेंटेज में लिखा है तो 10%, फ्रैक्शन में लिखा है तो 1/10। अब इस 1/10 को आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर होता है ये फिक्स्ड होता है, ये कभी नहीं चेंज होता है। जो भी चेंज होता है इसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जो ये डिनोमिनेटर होता है ये बेस फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये कभी नहीं चेंज होगा। जो चेंज होगा, जो चीज चेंज होगी वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे सपोज करिए यहाँ पे क्या बोला मैंने सपोज करिए बोल दिया कि क्या बोलते हैं आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में जब आपने लिखा 1/10 का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ, कोई सामान था जिसकी प्राइस 10 रुपए थी और आपको उस पर 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो आप अब उसका एसपी कितना हो गया, यानी आपने उसको बेचा कितने का, 11 रुपए का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि 10% का लॉस हुआ है तो फिर भी ये चीज फिक्स रहती, यानी 10 रुपए का सामान आपने खरीदा था, उस पर 1 रुपए का आपको लॉस हुआ है, तो आपने बेचा उसे कितने का, 9 रुपए का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो 11 रुपए का, लॉस हुआ तो 9 रुपए का। जो भी चेंज होता है इस बेस के अकॉर्डिंग होता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो चेंज होता है कि चेंज हुआ कितना है। यहाँ पे 1 का चेंज हुआ है मतलब 1 रुपए का चेंज हुआ है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 रुपए का चेंज हुआ है, 3 होता तो 3 रुपए का, ये 3 यूनिट का चेंज हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ वैल्यूज देखते हैं। 20%, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, आपको परसेंटेज को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/5, यानी 5 का सामान कोई था या 5 कोई उसका बेस था, उस पर 1 यूनिट का चेंज हुआ है। अगर रुपीज में ले ले तो 5 रुपए का सामान था, उस पर 1 रुपए का चेंज हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो 6 का बिका, लॉस हुआ है तो 4 रुपए का बिका। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 6 रुपए का बिका और लॉस हुआ है तो 4 रुपए का बिका। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक है, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, 5% की वैल्यू 5 into 1/100, दैट मीन्स 1/20। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको तो। ठीक है, इसका मतलब 20 की चीज अगर प्रॉफिट हुआ तो 21 की बिका, लॉस हुआ तो 19 की बिकी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। 12.5%, ये थोड़ा सा अच्छा है। 12.5% से पहले आपको एक और मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी और वैल्यू बता देता हूँ मैं। 25%, यहाँ पे साइड में बता देता हूँ आपको। 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 25 into 1/100 मतलब 1/4। ठीक है, 25% का मतलब 1/4। ठीक है, जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। अब ये 12.5% क्या है, ध्यान से देखिए तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5। तो 12.5
इंटू 1/100। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ ये 25/2 लिख दूं मैं इसे, इंटू 1/100, 25 4 जा 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। तो आपको डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 12.5% इज इक्वल टू 1/8। ये डायरेक्टली याद रखना बहुत ज्यादा यूज आता है। मतलब क्या हुआ, कोई 8 रुपए का सामान था, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ या 1 रुपए का लॉस हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सेल किया है। ठीक है, अब चलिए 62/3%, 62/3%, इसको सिंप्लीफाई करिए। 63 जब 48 प्लस 2 50/3। ओके, अब परसेंटेज का साइन हटाया तो 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो ये कितना लिखा हुआ है 1/6। सेम कॉन्सेप्ट, 6 की चीज, 1 का प्रॉफिट या 1 का लॉस, 7 का बिका या 5 का बिका। ठीक है, 8 1/3%, 8 1/3% सिंप्लीफाई करिए 25/3, परसेंटेज का साइन हटाया तो 1/100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये कितना लिखा 1/12, 12 की चीज 1 का चेंज। 14 2/7%, सिंप्लीफाई करिए 100/7। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाया 1/100 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आएगा 1/7, 7 की चीज 1 का चेंज। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। हाँ, एक बात याद रखना है, इनकी जो वैल्यूज मैंने आपको लिखी है 10%, 1/10, 10% 1/10, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से, 20% 1/5, 5% 1/20, 12.5% 1/8, 62/3% 1/6, 8 1/3% 1/12, 14 2/7% 1/7। ये जो वैल्यूज है ना, इनको आप एज इट इज याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे, आगे भी और भी जो आगे अगले लेक्चर्स में जो हम लेकर आएंगे क्वेश्चन, उनमें इनका डायरेक्टली यूज होगा। कुछ और भी इनके वैल्यूज रहेंगे जो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आप बेसिक जो वैल्यूज हैं इनको आप याद रख लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इनके। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया मैंने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ध्यान से। श्वेता इन्वेस्टेड 10,000 rupees in a scheme exactly 3 years ago. The value of the investment increased by 10% during the first year, increased by 5% during the second year, and decreased by 10% during the third year. What is the value of the investment today? ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन सामझा देता हूँ, मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन, कि श्वेता ने किसी स्कीम में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, उसकी वैल्यू 10% पहले साल इंक्रीज हुई, दूसरे साल 5% इंक्रीज हुई, लेकिन तीसरे साल क्या हुआ, 10% डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, आज उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात आप याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो, पहले की इन्वेस्टमेंट दी गई हो, हर साल का चेंज दिया हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, हर साल का आपको चेंज दिया हो एग्जैक्टली 10%, 5%, 10%, तीनों साल का चेंज दिया हो, और आपसे आज की वैल्यू पूछी हो, ये आज की वैल्यू देकर 3 साल की पहले की वैल्यू पूछी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात याद रखिए, कुछ मत करिए, डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट लगाइए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपसे पूछा है वो आज की इन्वेस्टमेंट, मैं लेट कर लेता हूँ कि आज की इन्वेस्टमेंट उसकी एक्स है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 3 साल पहले की इन्वेस्टमेंट क्या थी, 10,000 रुपए। अगले साल, उसके अगले साल क्या हुआ, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 10% के मैंने क्या सिखाया, 1/10, 1/10 का इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर 10 की चीज पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो वो कितने का हो गया, 11 का। ठीक है, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, अब जो चेंज होगा या अब जो उसे प्रॉफिट मिलेगा वो इस पर मिलेगा उसे। ठीक है, अगले साल क्या चेंज हुआ, 5% का फिर इंक्रीज हुआ। 5% का मतलब मैंने क्या सिखाया था आपको, 1/20, यानी 20 की चीज इंक्रीज हुई है तो 21। ठीक है, तो यानी 21/20, 2 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो अब ये हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब तीसरे साल देखिए, 10% का लॉस, मैंने 10% का मतलब 1/10 लॉस हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 की चीज 9 में हो गई। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 3 साल पहले उसने 10,000 रुपए लगाए, पहले साल 10% का प्रॉफिट हुआ तो 11/10, दूसरे साल 5% का प्रॉफिट हुआ तो 21/20,
30 से 7 10% का लॉस हुआ तो 9/10, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखते हैं। 0 0 0, 3 0 डिनोमिनेटर में, 3 0 न्यूमरेटर के कट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको 2 5 जा, ठीक है। 5 into 11 into 21 into 9, ठीक है। देखिए एक तो होगा कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिए, एक होगा आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो आप इसका कॉमन सेंस यूज करिए। देखो यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं साइड में, कि सपोज करिए 15 into 16, ठीक है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 5, 6 into 5 30, 30 का यूनिट डिजिट 0, 30 का यूनिट डिजिट 0। तो अब जो 15 into 16 जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, ठीक है, वो कभी नहीं चेंज होगा। तो आप इसका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करिए। अब यहां पे देखिए इसका यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 9, 9 into 1 into 1 into 5 is equal to 45, 45 का यूनिट डिजिट 5। तो अब जो आपका आंसर होगा वो याद रखिएगा, उसका आंसर कुछ भी हो लेकिन उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 ही होगा, वो कभी नहीं चेंज होगा। तो ऑप्शन में देखिए कि इसमें 0, इसमें 5, 2 0, केवल एक ऑप्शन है जिसमें 5 है, सेकंड ऑप्शन आंसर। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, आंसर वही आएगा, लेकिन वहां पे आपको टाइम बचाना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, इसको इरेज कर लेता हूं मैं, उसके बाद सॉल्व कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। 11 into 5, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 into 21 into 9 189, 1 into 9 into 11, 11 99, 9 11 8 88, 9 97, 9 11 1 11, 9 20 into 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्टली 10,395, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर यूनिट डिजिट में अगर 5 है केवल एक ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट दिख रहा है कि यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो आंसर आप डायरेक्टली मार्क कर लीजिए, कुछ मत सोचिए, आंसर वही आएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड आर इंक्रीज्ड एज ए रिजल्ट द एरिया इंक्रीज्ड बाय 50%। इफ द लेंथ इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज वाज ब्रेड्थ इंक्रीज्ड, ठीक है। चलिए आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। किसी एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को इंक्रीज किया गया, ठीक है। उसकी वजह से जो एरिया है वो 50% इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर लेंथ को 20% इंक्रीज किया है हमने, तो बताइए कि ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज किया है, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही हम बेसिक वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताइए, आपको एरिया का फॉर्मूला पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पता होगा तो आपको बता देता हूं मैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, A is equal to L into B, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब पहले एक बात बताइए, पहले हम एरिया को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चेंज हुए, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। पहले का हम मान लेते हैं A1 था और अभी का मान लेते हैं हम A2 था, ठीक है। पहले का अभी मान लेते हैं हम A1 था और अभी का जो चेंज हो चुका है वो A2 है। तो सबसे पहले हम 50% कितना एरिया कितना चेंज हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है। 50% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर होता है वो बेस होता है यानी ओरिजिनल होता है, और न्यूमरेटर जो होता है वो चेंज होता है। तो अच्छा एक बात बताइए, पहले का एरिया 2 था और 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो अभी एरिया क्या 3 नहीं हो जाएगा, ये ओल्ड या न्यू, क्या पहले का एरिया 2 था, एक का इंक्रीमेंट हुआ तो अभी का एरिया 3 हो गया, ठीक है। तो A1 by A2 इज इक्वल टू पहले का एरिया 2 और अभी का एरिया कितना हो गया 3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलिए इसको ना फॉर्मूले से इक्वेट करते हैं। जैसे बेस में A1 है तो इसको L1 B1 कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में A2 है तो इसको L2 B2 कर देते हैं, ठीक है। पहला लेंथ पहला ब्रेड्थ, दूसरा लेंथ दूसरा ब्रेड्थ, पहले का एरिया दूसरे का एरिया, ठीक है। अब हमें किसका रिलेशन दिया हुआ है, हमें लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है। लेंथ का रिलेशन एक बार फिर से हम
फ्रैक्शन में सीख लेते हैं। लेंथ का रिलेशन क्या दिया हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है। 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ पहले 5 थी, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो लेंथ अभी कितनी हो गई, 6। ठीक है, ये L1 था और ये क्या है, L2। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज लिख दीजिए, 2/3 इज इक्वल टू L1 वहां पे क्या था 5 और L2 क्या है 6 इंटू B1/B2। ब्रेड के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं दी गई है, वही हमसे पूछा है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 2 6 B1/B2 इज इक्वल टू 4/5। B1/B2 का जो रिलेशन आया है वो 4/5 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेड जो था हमारा वो पहले 4 था, अभी कितना हो गया, 5 हो गया। तो ब्रेड 4 था, 4 से कितना हुआ 5, इंक्रीज कितना हुआ है 1 इंक्रीज हुआ है। किस पर इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल क्या था 4 इंटू 100। किसी भी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या सीखा था कि परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25% चेंज आया है, एंड 25% इंक्रीज हुआ है ब्रेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25%। समझ में आया, हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, एरिया का, L इंटू B। ठीक है, दो पहले का एरिया अभी का एरिया इज इक्वल टू L1B1 बाय L2B2। पहले का लेंथ अभी का लेंथ हमने रेशियो से निकाला, जो परसेंटेज दिया हुआ था उसका फ्रैक्शन करके हमने ये निकाला, और वहां से ब्रेड का रिलेशन आ गया, और ब्रेड का जब रिलेशन आ गया पहले का और अब का, तो वहां से हमने परसेंटेज निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 10% failed in both the subjects. If 144 candidates passed in both, find the total number of candidates. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी एक क्लास में 70% बच्चे ऐसे थे जो कि इंग्लिश में पास हुए, 80% बच्चे ऐसे थे जो कि मैथ्स में पास हुए, और 10% बच्चे ऐसे थे जो कि दोनों में फेल हो गए। तो हमें यह भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि 144 बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं। तो हमें यह बताना है कि उस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो आप बचपन वाला जो आपने बचपन में पढ़ा होगा वेन डायग्राम, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या करते हैं, दो हम सर्कल ले लेते हैं और एक को ओवरलैप कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो पास या दोनों में पास होते हैं, दोनों में फेल होते हैं, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसको मैथ्स ले लेते हैं, इसको इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन ये आती है हम स्टार्ट कहां से करें, कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करें, पास वाला, फेल वाला, कौन सा। तो इसके लिए एक बात याद रखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में कभी भी आपको अगर ऐसा गिवन हो कि बोथ वाला कॉन्सेप्ट, आप देख लीजिए यहां पे 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, अगर दोनों जहां पे कॉमन दिया हो कि 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, अगर फेल वाला कॉन्सेप्ट दिया है बोथ में, जहां पे बोथ दिया है, अगर उसमें फेल वाला कॉन्सेप्ट दिया है, तो जो आप वेन डायग्राम बनाएंगे वो फेल वाला बनाएंगे। अगर यहीं पे ये लिखा होता 10% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे पास वाला वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अगर हम ये खाली फेल वाला वेन डायग्राम बना रहे हैं तो 10% फेल हुए हैं बोथ द सब्जेक्ट, यानी ये जो कॉमन सेक्शन है, यहां पे ऐसे बच्चे हैं 10% जो कि फेल हुए दोनों में, तो ये 10% के बराबर है। ठीक है, परसेंटेज में हम लेके चल रहे हैं। अब देखिए इंग्लिश में बोल रहा है 70% बच्चे पास हुए थे, तो इसका मतलब 30% बच्चे ऐसे थे जो कि फेल हुए थे, 10% तो कॉमन है, तो क्या 20% बच्चे ऐसे नहीं है जो कि केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, समझ में आया। अब वैसे मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए, 80% पास इन मैथ, तो यानी 20% ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे मैथ में, 10% तो ऐसे हैं जो कि कॉमन है, तो 10% ऐसे होंगे जो केवल मैथ में फेल हुए होंगे। ठीक है, 10% ऐसे जो कि केवल मैथ में फेल हुए, 20% ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में फेल हुए हैं, केवल इंग्लिश में, और 10% ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं। तो अगर आप इनको काउंट करिए 20, 30, 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी में फेल हुए हैं, या तो एक में या तो दोनों में। तो एक बात बताइए, तो यहां से डायरेक्टली आपको यह नहीं निकल जाएगा कि 60% बच्चे ऐसे होंगे जो कि दोनों में पास हुए होंगे। समझ में आया,
40% बच्चे अगर ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी में फेल हुए हैं, एक में या दोनों में, तो 60% बच्चे ऐसे होंगे जो कि दोनों में पास हुए होंगे। और 60% की वैल्यू दी गई है 144। 60% की बच्चों की वैल्यू दी गई है 144। इसको सॉल्व करिए। देखिए यहां पे इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। 60% का मतलब हमने 60/100, 60/100 का मतलब 23 जा 25 जा 3/5, इसकी वैल्यू दी गई है 144। अगर 5 बच्चे ऐसे थे, टोटल बच्चे 5 थे, तो उनमें 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं और 3 की वैल्यू दी गई है 144। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 144 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू 5 की, तो 48 इंटू 5। ठीक है, अब इसको 48 इंटू 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 48 का टेबल आता है नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी नंबर को याद रखना, किसी भी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर को आप हाफ कर दीजिए और उसके आगे एक 0 लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे 48 इंटू 5 करना है तो 48 का हाफ कितना होता है 24, उसके आगे एक 0 लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, ये छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिए आप। किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को आप आधा करिए, उसके आगे एक 0 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 240 आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। रमन स्कोर्ड 456 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड सीता गॉट 54% marks in the same exam, which is 24 marks less than Raman. If the minimum passing marks in the exam is 34%, then how much more marks did Raman score than the minimum passing marks? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। रमन ने किसी एग्जाम में 456 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, और सीता ने उसी एग्जाम में 54% मार्क्स स्कोर किया, जो कि सीता का जो स्कोर है वो 24 मार्क्स लेस है रमन के स्कोर से। तो आप पहले इसी यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। रमन ने स्कोर किया 456 मार्क्स, सीता ने स्कोर किया कितना 456 माइनस 24 इज इक्वल टू 432 मार्क्स। ठीक है, सीता का स्कोर कितना था 432 मार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। If the minimum passing marks in the exam is 34%, then how much more marks did Raman score than the minimum passing marks? मतलब अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स जो उसका है वो 34% है, तो हमें ये बताना है कि रमन ने कितना ज्यादा स्कोर किया, जितना मिनिमम पासिंग मार्क्स था उससे कितना ज्यादा स्कोर किया है। तो एक बात बताइए, मिनिमम पासिंग मार्क्स तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पहले देखिए सीता के मार्क्स बताइए। सीता के मार्क्स है 432 मार्क्स और सीता के परसेंटेज कितने हैं 54%। तो इसका मतलब एक बात बताइए, 54% की वैल्यू तो 432 नहीं दी गई है। अगर आपके किसी एग्जाम में 60% मार्क्स आते हैं और आपने मार्क्स टोटल स्कोर किया उस एग्जाम में 300, तो 60% की ही वैल्यू तो 300 होती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सीता ने किसी एग्जाम में 54% मार्क्स स्कोर किए और सीता के जो मार्क्स हैं वो 432 हैं, तो यानी उस पूरे मैक्सिमम मार्क्स का जो 54% है वो 432 की इक्वल है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 432 अपॉन 54 इंटू 100। ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करिए। एक बात बताइए, 54 है, 54, अब इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, यहाँ 43 है। अगर 50 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। तो दोनों का आप ऐड करिए तो 54 इंटू 8 जब करेंगे तो 432 आएगा। ठीक है, देखो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये, लेकिन जैसे बार बार अगर यही चीज यूज करते जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ये बैठ जाएगा कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 टाइम्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका जो आ जाएगा वो 800 आ जाएगा, यानी जो वो पेपर है वो टोटल 800 का है। ठीक है, तो अब उसका आप एक बात बताइए, उसका हमें पासिंग मार्क्स निकालना है। पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 34% उसका पासिंग मार्क्स है, तो 34 अपॉन 100 इंटू 800 एंड दिस इज इक्वल टू 2 0 कैंसिल हो गए, 8 इंटू 34 करेंगे, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 3 जा 24 प्लस 3 27, यानी जो पासिंग मार्क्स है ये वो 272 है, ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पासिंग मार्क्स 272 है। तो एक बात बताना, रमन ने कितना स्कोर किया है, रमन का स्कोर कितना है 456,
तो हमें पूछा क्या है, रमन ने कितना ज्यादा स्कोर किया है पासिंग मार्क्स से, तो डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 456 में से पासिंग मार्क्स जो कि 272 है इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 184। ठीक है, यानी 184 मार्क्स रमन ने पासिंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है, ये हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर आ गया 184, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके पहले जो कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ था वो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।